नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही सौभाग्य का दिन है हमारे लिए व रेस्क्यू योग पीठ परिवार के लिए और इस समाज के लिए, पूरे विश्व कल्याण के लिए। आज 22 अप्रैल 2022 पूरे विश्व में विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जा रहा है, जो अपने आप में प्रकृति कह लीजिए, क्योंकि प्रकृति से ही हमारा शरीर बना हुआ है, प्रकृति से ही हमारी धरती बनी हुई है, हमारा पृथ्वी प्रकृति का ही एक रूप है। तो कहीं ना कहीं हम सभी उस प्रकृति को, उस पृथ्वी को, उस धरती माँ को नमन करते हैं और साथ ही पूरे विश्व को, पूरे देश को हम हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देते हैं। साथ ही आज का राष्ट्रीय वेबिनार 365 दिवसीय में लगातार 166वां महासत्र है। आज के मुख्य वक्ता उपस्थित हो चुके हैं सूरत गुजरात से श्रीमती रीता वेकारिया जी, जो योग डिप्लोमा कोर्स के साथ YCB लेवल 3 पास आउट हैं, सर्टिफाइड हैं और योग के क्षेत्र में कई वर्षों से कार्य कर रही हैं। आज उनके अनुभव के द्वारा आज का जो मुख्य विषय है हमारे इस वेबिनार महासत्र में, ह्यूमन साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ, इस पर आज का व्याख्यान होना है। तो मैं गुजारिश करूंगा उन सभी से जो फेसबुक लाइव माध्यम से आज जुड़े हैं कि सभी लोग आज के इस कार्यक्रम को आरंभ होने से पूर्व ईश्वर वंदना कर लेते हैं, गणेश वंदना कर लेते हैं। आज के कार्यक्रम आरंभ होने जा रहा है, तो सभी कमर गर्दन सीधी करें और नम्रता से आंखें बंद करें। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। हथेलियों का घर्षण करेंगे और सहजता पूर्वक कोमलता से पूरे चेहरे पर स्पर्श करेंगे और धीरे धीरे सहजता पूर्वक अपनी आंखें खोलेंगे। जी, जैसा मैंने अभी बताया कि आज की मुख्य वक्ता सूरत गुजरात राज्य से उपस्थित हो चुकी है हमारे इस मंच पर, श्रीमती रीता वेकारिया जी। मैं उनका तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करता हूँ अपने इस मंच पर। और साथ ही अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे चलता हूँ, सीधे आमंत्रित करता हूँ रीता वेकारिया जी को कि वो आएँ और आज के इस महासत्र में अपने मुख्य विषय पर परिचर्चा करें। धन्यवाद। धन्यवाद आप सबका, ऋषिकुल योग पीठ के सभी लोगों का। और मेरा आज का विषय है ह्यूमन साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ। तो ये मेरा सद्भाग्य है कि आपके इस ज्ञान यज्ञ में मैं एक समिधा मुख रही हूँ। तो शुरू करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी से। साइकोलॉजी ग्रीक वर्ड से आया हुआ ये शब्द है। साइको मतलब आत्मा और लॉजी मतलब विज्ञान या शाखा। तो साइकोलॉजी आत्मा का विज्ञान के नाम से पहले जाना जाता था। साइकोलॉजी का जब उद्भव हुआ तब उसको पहले आत्मा दर्शन शास्त्र के साथ उसका उद्भव हुआ था। तो ये सबसे स्टार्टिंग में जो सोक्रेटिस, प्लेटो और एरिस्टोटल का टाइम था, 5th-6th सेंचुरी का टाइम था, तब इसको दर्शन शास्त्र के साथ जुड़ा जाता था।
फिर धीरे धीरे आत्मा की, वो पाश्चात्य जो भी थिंकर्स रहे, फिलोसोफर रहे, उनके पास आत्मा की कोई अवधारणा नहीं थी। तो ये फिलोसॉफी 15-16 सेंचुरी तक ड्रॉप हो गई और उसके बाद साइकोलॉजी को एक नए अंदाज में देखना शुरू हुआ। तो साइकोलॉजी में मनुष्य के व्यवहार को समझने का ये शास्त्र है। साइकोलॉजी से व्यक्ति को व्यक्त और अव्यक्त दोनों व्यवहारों को समझा जाता है। व्यक्त व्यवहार वो है जिसमें व्यक्ति अपने को एक्सप्रेस करके दूसरे के साथ जो व्यवहार करती है। अव्यक्त व्यवहार वो है जिसमें वो मेंटली जो भी फील करती है और जो व्यवहार उनका रहता है वो व्यक्त व्यवहार है। तो एक जागृत मनुष्य के रूप में हम जो भी कुछ करते हैं वो सब साइकोलॉजी के अंतर्गत आता है। और मनोविज्ञान का इतिहास देखें तो शुरू में जब मैंने बोला कि ये स्टार्टिंग में दर्शन शास्त्र के साथ आया, लेकिन हम योग की भाषा में देखें तो योग में तो ये पहले से ही दर्शन शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ है। पतंजलि ऋषि ने कहा था योगस चित्त वृत्ति निरोध, तो चित्त की वृत्तियों को निरोध करना योग है। तो हमने तो साइकोलॉजी को शुरू से ही दर्शन शास्त्र के साथ एड ऑन करके ही देखा था। उसके बाद जो हमारा आया वो था साइकोलॉजी को मन के साथ जोड़ के देखा। मन और मस्तिष्क के साथ साइकोलॉजी का जो जुड़ा हुआ, चेंज कर ले, उसके साथ जुड़ा हुआ। तो ये अवधारणा भी बाद में मन और मस्तिष्क के लिए एक स्पेशल डेफिनेशन नहीं थी। मतलब मानसिक चेतना ही व्यक्ति की साइकोलॉजी निर्धारित करती है। मानसिक चेतना से ही व्यक्ति का मानसिक, समय के साथ इस विचारधारा में परिवर्तन आता रहा और फिर ये विचारधारा भी खो गई। और उसके बाद जो आया वो था जीव के सभी व्यवहारों का नियंत्रण उसकी कॉन्शियसनेस करती है और कॉन्शियसनेस के साथ व्यक्ति की चेतना और व्यक्ति की साइकोलॉजी चेंज होती है। लेकिन फिर 20th सेंचुरी में भी आते आते ये धारणा भी लुप्त हो गई और वुड्सवर्थ और मैकडोनाल्ड ये सब साइंटिस्टों ने इसके ऊपर काफी सर्च किया और धीरे धीरे ये धारणा ही व्यवहारिक मनोविज्ञान के रूप में आगे जाके प्रसिद्ध होने लगी। हम फ्रॉइड को समझेंगे। सिगमंड फ्रॉइड का नाम साइकोलॉजी में बहुत आगे है। सिगमंड फ्रॉइड ने व्यक्ति के मन को 3 भागों में बांटा। एक था चेतन मन, अचेतन मन और अवचेतन मन। तो सिगमंड फ्रॉइड का मानना था कि चेतन मन से व्यक्ति जो भी कुछ सोचता है कॉन्शियसली वो चेतन मन से सोचता है, और अचेतन मन और अवचेतन मन है वो उनका 90% हिस्सा है जो अवचेतन मन में होता है और 10% हिस्सा व्यक्ति के चेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। तो धीरे धीरे सिगमंड फ्रॉइड ने एक ऐसी व्यवहारिक मनोविज्ञान की डेवलप की जिसमें व्यक्ति से बातचीत करके, पेशेंट के साथ बातचीत करके उनको उनके जो भी प्रश्न है उनका निराकरण किया जाने लगा। जैसे कि कोई व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको मेंटल प्रॉब्लम को वो समझ के, व्यक्ति के व्यवहारों को समझ के फिर धीरे धीरे उनके एक एक प्रॉब्लम का जो रूट कॉज है वो साइकोलॉजिकल होता है, ये अवधारणा आई। उसके बाद धीरे धीरे कार्ल जूंग करके एक साइंटिस्ट आया जिसने व्यक्ति का एक व्यक्तित्व होता है जिसे हम कहते हैं व्यक्ति की कॉन्शियसनेस, और एक होती है
इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ी होती है। इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस व्यक्ति की अकेले की होती है और एक होती है जिसमें व्यक्ति पूरे समाज के साथ जुड़ा हुआ रहता है, वो होती है उनकी समाज की कॉन्शियसनेस। तो ऐसे इस दोनों कॉन्शियसनेस के बीच उसने एक संबंध प्रस्तावित किया और व्यक्ति का मन के अंदर जो भी विचार आते हैं वो सब उसके मन से आते हैं और प्रत्येक विचार वो वृद्धि को प्रेरित होते हैं। मतलब व्यक्ति जो भी कुछ सोचता है वो हर एक सोच उसकी बुद्धि से ही प्रेरित होके हर एक विचार आता है। ये विचार पॉजिटिव और नेगेटिव कोई भी हो सकता है। साइकोलॉजी में हम व्यक्ति के मन के व्यवहारों का क्रमबद्ध रूप में आकलन करते हैं और उसमें से हम व्यक्ति को समझने की ट्राई करते हैं। साइकोलॉजी की जरूरत क्यों है ये समझते हैं। साइकोलॉजी से व्यक्ति स्वयं को समझ सकता है, अपने आसपास के लोगों को समझ सकता है और डॉक्टर हो तो वो पेशेंट को भी साइकोलॉजी से समझ सकता है। कोई टीचर हो तो वो अपने स्टूडेंट्स को साइकोलॉजी के से समझ सकता है और व्यक्ति का प्रोफेशनल और पर्सनल जो भी कुछ रिलेशनशिप है उसको भी साइकोलॉजी से समझा जा सकता है। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हमें पता कैसे चलेगा, तो उसके भी 4-5 पॉइंट्स है। एक तो वो है कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसको होता है उसकी स्लीप पैटर्न चेंज हो जाती है, उसको नींद में दिक्कत होती है, नींद आने में दिक्कत होती है। दूसरा ये है कि उसकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो चेंज हो जाती है। तीसरा ये है कि उसकी जो हैबिट्स है वो चेंज हो जाती है, उसकी जो थॉट प्रोसेस है वो चेंज हो जाती है। तो हम कई पहलू से ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये पर्सन को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। फिर हम उसको समझ के उसको साइकियाट्रिस्ट से उसका कंसल्टिंग करके फिर उसके प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। योग से भी इसका इलाज है, वो हम लास्ट में देखेंगे। अभी हम उसको मेंटल हेल्थ के साथ कैसे जोड़ते हैं ये देखते हैं। तो हमारी जो मेंटल हेल्थ है वो पूरी हमारी साइकोलॉजी के ऊपर डिपेंड होती है। हम जो भी कुछ सोचते हैं, जो भी कुछ हमारे मन में दिमाग में आता है, जो भी हमारी फीलिंग्स जिसको संवेग बोलते हैं, संवेग होती है, वो पूरी हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर डिपेंड होती है। तो संवेग 2 प्रकार के होते हैं। जो हमारा योग की लैंग्वेज में देखें तो जो हमारा मनोमय कोश है वो उसके अंदर हमारी इमोशंस और हमारे जो भी संवेग होते हैं, जो पास्ट लाइफ की मेमोरीज के साथ जुड़े होते हैं, वो सब स्टोर रहते हैं और फिर वो धीरे धीरे सरफेस पे आते हैं, कभी वो रूट कॉज बन के अंदर रह जाते हैं और धीरे धीरे वो बीमारी में कैसे कन्वर्ट होते हैं वो भी हम आगे देखेंगे। तो अभी हम संवेग को समझते हैं। संवेग मतलब फीलिंग्स या इमोशंस कह सकते हैं आप। तो 2 प्रकार के संवेग होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक या फिर नेगेटिव, आप कह सकते हैं नेगेटिव इमोशंस। तो ये जो जितनी भी पॉजिटिव फीलिंग्स है वो सब, जैसे कि एग्जांपल फॉर ग्रेटिट्यूड, लव, फिर परोपकार की जो भावना होती है वो, दया की जो भावना होती है और खुशी, आनंद, ये सब पॉजिटिव फीलिंग्स होती है। और नेगेटिव फीलिंग्स के अंदर ईर्ष्या, घृणा, भय, गुस्सा, ये सब बहुत सारी ऐसी जो भी फीलिंग है, स्वपीड़न, परपीड़न वृत्ति जो अंदर होती है डीपली, वो सब नेगेटिव फीलिंग्स के अंतर्गत आती है या फिर नकारात्मक संवेग आप उसको कह सकते हैं। तो ये जो भी संवेग है वो
पॉजिटिव संवेग जितने हमारे अंदर ज्यादा होते हैं, वो एक एक हमारी जो फीलिंग्स है वो एक एक हार्मोन सिक्रेट करती है। हमारी जो शरीर के अंदर ग्लैंड्स है, 9 ग्लैंड्स है मुख्य, तो हमारे शरीर में टोटल 1 लाख से भी ज्यादा केमिकल्स सिक्रेट होते रहते हैं और हमारे शरीर का पूरा सिस्टम चलता है। तो अगर आपके अंदर कोई पॉजिटिव फीलिंग आई तो वो पॉजिटिव हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स जो होते हैं, जिसे हम डोपामाइन, सेरोटोनिन और ये सब जो हार्मोन्स है वो हैप्पी हार्मोन्स है। और ये शरीर में इसका लेवल बढ़ता है, इसका लेवल बढ़ता है तो इसका एक पॉजिटिव मैसेज आपके ब्लड के थ्रू आपके बॉडी को मिलता है और ये पॉजिटिव मैसेज जब आपके शरीर में जाता है वो आपके सेल के अंदर एक मेमोरी के रूप में, सेल्यूलर मेमोरी आप जिसे कह सकते हैं, उसमें जाता है। फिर ये सेल्यूलर मेमोरी के अंदर से वो पॉजिटिव मैसेज आपकी इंट्रासेल्यूलर मेमोरी के अंदर जाता है। फिर ये इंट्रासेल्यूलर मेमोरी से वो आपके ऑर्गन के अंदर जाता है और इसी तरह हम एक पॉजिटिव मैसेज से जो एक थॉट के रूप में था पहले, वो धीरे धीरे आपके ऑर्गन तक पहुंचता है और आपके शरीर के उस ऑर्गन को वो हील करता है। ये पॉजिटिव था इसलिए उसने हील किया। अगर ऐसे कोई नेगेटिव में आपने सोचा, नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर आया, तो वो नेगेटिव हार्मोन्स के रूप में एक केमिकल छोड़ता है, जैसे कि एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, कोर्टिसोल, ये सब नेगेटिव जो हार्मोन्स है जो आपके शरीर को बीमार करने वाले हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स जिसे हम कहते हैं, वो हार्मोन्स आपके शरीर से, ग्लैंड से सिक्रेट होना स्टार्ट होते हैं, ब्लड के अंदर सप्लाई होते हैं और वो धीरे धीरे आपके रक्त में जो सेल है, ब्लड सेल की, उस मेमोरी को जाके देते हैं। फिर वो जाके इंट्रासेल्यूलर मेमोरी से वो आपके ऑर्गन तक जाते हैं। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? हमारे थॉट से हुई और जाके खत्म हुई हमारे ऑर्गन के अंदर हुई और अल्टीमेटली उसने एक डिसीज का रूप धारण किया। डिस्टर्बेंस इन ईज मीन्स डिसीज। डिसीज की एक डेफिनेशन आप ऐसी भी कर सकते हैं कि डिसीज का ओरिजिन कहाँ से आया? तो कुछ था कि जिसके अंदर डिस्टर्बेंस हुआ। शरीर पहले से सही चल रहा था लेकिन हमने उसके अंदर एक नेगेटिव, एक रॉन्ग मैसेज छोड़ के वो पूरी जो सिस्टम थी उसको हमने डिस्टर्ब कर दिया। तो ये विचार का जन्म कहाँ से होता है? बुद्धि से होता है। मन के अंदर विचार का जन्म होता है और मन को चलाती है बुद्धि, और बुद्धि कहाँ से काम करती है? तो कर्म से काम करती है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे जो कर्म है वो अच्छे रहते हैं तो उसकी आफ्टर ऑल इफेक्ट हमारी हेल्थ पर पड़ती है। अब हम जाते हैं मेंटल हेल्थ की ओर। WHO के अकॉर्डिंग मेंटल हेल्थ मतलब व्यक्ति की सलामती की एक ऐसी सुखाकारी का अनुभव जिसमें व्यक्ति अपने आप को और अपने आसपास वालों को खुश रखे और अपने जीवन, रोज बरोज के जीवन में जो भी कुछ तनाव होता है उसके साथ वो अच्छे से डील कर सके, उसको सह सके और उससे वो और उस आगे जाके वो अपने समाज को और अपने देश के लिए अच्छा काम कर सके। तो वो उतने जो तनाव होता है उसको वो सह सकना चाहिए, मतलब वो तनाव उसके लिए नॉर्मल होना चाहिए। अगर वो ऐसे छोटे मोटे तनावों को एक बड़े तनाव के रूप में देखने लगे, आजकल देखा जाए तो मेंटल डिसीज बहुत बढ़ रहे हैं। तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। इसमें कई रीजन तो ऐसे है कि वर्कलोड ज्यादा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि किसी को कोई काम नहीं होता, हाउसवाइफ होते हैं और फिर भी उसको मेंटल प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम, डिप्रेशन होता है। जनरली डिप्रेशन आजकल ज्यादा, अवसाद जिसको बोलते हैं, अवसाद की बीमारी ज्यादा बढ़ गई और वो बच्चों में भी बढ़ गई है। बच्चों को पढ़ाई के लेके होता है
तो एक है कि आप टाइम मैनेजमेंट की कमी, इसका एक रीजन होता है, या फिर एक साथ बहुत सारे काम आप ले लेते हैं, तो वो भी एक उसका रीजन हो सकता है। और आप देखा देखी अपनी लाइफ का अनुकरण दूसरों की लाइफ के साथ करें, तो वो भी एक अवसाद का रीजन हो सकता है। और दूसरा कि आपकी कैपेसिटी है उससे बियॉन्ड जाके कुछ करने का सोचे, तो वो भी एक अवसाद का रीजन होता है। और आपकी कैपेसिटी है और आप उसको उससे नीचे जाके देखे, तो वो भी एक मतलब एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपको फील कराता है, एक आपको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कराता है। तो आपको इस दोनों से ही दूर रहना है और अपनी कंपैरिजन अपने साथ ही करनी है। और एक भक्ति का अभाव भी है, जो रियल जो भक्ति होती है ना, भक्ति से व्यक्ति के अंदर का ये तनावों से दूर रहने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। खास करके लेडीज भाव प्रधान ज्यादा होती है, तो उसके लिए ये भक्ति योग सबसे ज्यादा अच्छा है लेडीज के लिए। और उसके बाद हम देखें तो एक मेंटल हेल्थ के एक रीजन तो ये होता है कि अगर बाय बॉर्न ही उसमें कुछ डिफेक्ट हो, एक तो डीएनए से जेनेटिकली डिफेक्ट हम बोल सकते हैं, वो डिफेक्ट होती है। ब्रेन का विकास बाय बॉर्न ही अच्छे से नहीं हुआ हो, कोई एक पार्ट डेवलप नहीं हुआ हो, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये प्रॉब्लम तो हम सोल्व नहीं कर सकते, लेकिन जो बाय बॉर्न हेल्थी थे वो भी लोग बीमार पड़ रहे हैं, मेंटल हेल्थ का इश्यू इन लोगों को भी हो रहा है। तो इन लोगों को ये सब प्रॉब्लम होने का रीजन फोबियाज, मेनिया। फोबिया में क्या होता है कि व्यक्ति को कोई एक चीज का डर रहता है, और डर उसको इतने हद तक रहता है कि वो धीरे धीरे उसके माइंड के अंदर वो सेट हो जाता है, और वो फोबिया के रूप में उसको एक्रोफोबिया करके एक फोबिया है, उसमें व्यक्ति को ऊंचाई से डर लगता है। वो कोई भी ऊंचाई की जगह पे जाते हैं तो उसको वॉमिटिंग या ये सब होने लगता है। तो ये सब जो मेंटली डिप्रेशन या अवसाद है, उसके रीजन फिर फिजिकली हमें ये पॉइंट पे ऐसे दिखते हैं कि उसका हार्ट बीट का रेट बढ़ जाता है, कभी कभी उसको हाई बीपी या लो बीपी की शिकायत होती है, स्वेटिंग ज्यादा होने लगता है, फिर डायरिया हो जाता है या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। दोनों का रीजन अलग अलग होता है। डायरिया होता है तो व्यक्ति ज्यादा स्ट्रेस लेता है, साइकोजेनिक डायरिया जिसको बोलते हैं, तो वो एक रीजन होता है। और एक होता है कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन में उसकी मेंटली ये होती है कि व्यक्ति अपने आसपास जो हो रहा है उसे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता, तो वो अपने शरीर का खाना भी डाइजेस्ट नहीं करता। तो हर एक जो हमारे मेंटल प्रॉब्लम है वो सब साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं। तो ये साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है वो आफ्टर ऑल हमारे फिजिकल प्रॉब्लम से कनेक्टेड ही होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि 99.9% प्रॉब्लम हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज या डिसीज या इंसिडेंट्स सब साइकोसोमेटिक होते हैं। तो ये साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम है, उसको एक एक डिजीज है, वो एक एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ जुड़ा होता है। अगर हम उसको यहाँ से सॉल्व कर दे तो वो सीधा हमारे फिजिकल बॉडी से भी वो ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। हर एक प्रॉब्लम को उसकी रूट कोज तक जाके उसको ठीक करना, यही हमारा मुख्य एम होना चाहिए। अवसाद के लिए या डिप्रेशन के लिए डॉक्टर क्या करते हैं? डॉक्टर डिप्रेशन है तो उनको सेडेटिव ड्रग्स आती है वो दे देते हैं, उससे हमारा जो माइंड होता है वो माइंड एक तरफ से सो जाता है। ये माइंड, मन, शरीर खाली हो जाता है और मन को
मन तो सोता नहीं है, वो तो जागता ही रहता है, लेकिन सिर्फ शरीर को ब्रेन से जो डेटा जाता है कि मुझे रिलैक्स होना है, वो डेटा वो फोर्सफुली भेजते हैं। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि ये जो ड्रग्स जितनी हम लेते हैं उसकी जितनी इफेक्ट हमारे ब्रेन पे होती है वो खत्म हो जाती है, वो यूज टू हो जाता है ब्रेन ने ड्रग्स से, फिर उनको और ज्यादा डोज लेनी पड़ती है। फिर और 4-5 साल होते हैं कांस्टेंट ये ड्रग्स चलती रहती है, तो फिर उनको फिर इतने डोज से वो यूज टू हो जाता है। जैसे कि वो 2 टेबलेट लेने लगा था तो फिर उनको 3-4 और टेबलेट, फिर इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है। तो इसका समाधान हमें योग से मिल सकता है। हम लास्ट में ये चर्चा करेंगे कि योग से ये सब मेंटल डिजीज को कैसे हम बाहर आ सकते हैं और व्यक्ति के अंदर हर तरीके के पहलू में कैसे बदलाव ला सकते हैं। व्यक्ति जब अवसाद में होती है तो उसकी इफेक्ट उसके फिजिकल बॉडी के साथ साथ उसके रिलेशनशिप में भी पड़ती है, आर्थिक में भी पड़ती है, हर एक पहलू में उसका नेगेटिव नजरिया हो जाता है और वो व्यक्ति फिर समाज के लिए कुछ नहीं कर सकती और एक बीमार व्यक्ति एक समाज के लिए बीमार समाज फिर धीरे धीरे उत्पन्न करती है। तो आजकल की लाइफ में देखा जाए तो जो स्ट्रेस इतना बढ़ गया है उसका रीजन यही है कि लोग अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करके बहुत देखते हैं और खान पान भी हमारा एक महत्व का रोल प्ले करता है इसके लिए। हमारी नींद है वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम सो जाते हैं तब हमारे पिनियल ग्लैंड से 2 टाइप के हार्मोन सिक्रेट होते हैं, मेलेटोनिन, सेरोटोनिन। ये हार्मोन क्या करते हैं कि हमारे मन को, मस्तिष्क को शांत करके उसको एक स्टेज में, अल्फा स्टेज जिसे बोलते हैं, उसमें ले जाते हैं और व्यक्ति को फिर जब गहरी नींद में अच्छी नींद लेके वो उठता है तो उसके जो आइडियाज होते हैं वो ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, उसकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, वो फ्रेश होके उठता है। बहुत सारे फायदे हैं अच्छी नींद के। अगर आपकी ये स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो गई तो अच्छा सर, मेरे पास टाइम कितना है अभी? आधा घंटा? जी जी अभी कर दो। तो उसकी जो मेंटल हेल्थ है वो इसी वजह से डिस्टर्ब हो जाती है कि उसके अंदर जो भी ये हार्मोन सिक्रेट होते हैं वो सिक्रेट अच्छे से हो नहीं पाते हैं और व्यक्ति दूसरे दिन जब उठता है तो वो स्ट्रेस में रहता है। आप जब सोते हैं, आप सोने जाने में 3 से 4 घंटे का टाइम लगाते हैं और वापस आने में फिर 3-4। बीच की जो नींद होती है ना वो सिर्फ 20 मिनट्स से भी कम होती है। ये 20 मिनट्स की डीप स्लीप है ना, उसी में आप हील होते हैं, आपका माइंड रिलैक्स, आपका शरीर में कहीं भी कुछ लगा है, हम सो के उठते हैं तो हम थोड़े ठीक होके उठते हैं। ज्यादा बीमार होते हैं धीरे धीरे हम नींद में ही ठीक होते हैं। छोटे बच्चे होते हैं उसकी नींद सबसे ज्यादा होती है क्योंकि उसको भगवान ने शुरू से ही ये चीज दी है कि उसका ग्रोथ करना है, तो उसको 18 घंटे की नींद दी है। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे उसकी नींद कम हो जाती है क्योंकि फिर उसको इतने फिजिकल ग्रोथ की जरूरत नहीं होती और एज होती है तो और कम हो जाती है। मैंने देखा है एजेड लोग तो सिर्फ 4-5 घंटे ही सोते हैं और फिर उनको फिर वो बोलते हैं कि अब हमें नींद नहीं आती। तो ऐसा है, लेकिन नींद पूरी और अच्छी क्वालिटी स्लीप किसे कहते हैं कि आप नींद में से उठकर एकदम फ्रेश फील करें और आपको सपने नहीं आए। सपने भी नींद को डिस्टर्ब करते हैं। तो क्वालिटी नींद लेने के लिए हमें रात को सोने से पहले एक तो टाइमली सोना बहुत जरूरी है। जब आप टाइमली सोते हैं तो स्टार्टिंग का जो पीरियड होता है ना 9 से 12 का पीरियड,
वो सबसे ज्यादा अहमियत वाला होता है। 9 से 12 के टाइम के बीच में जो आपको नींद में आप जाते हैं तो वो सबसे अच्छा टाइम है। उसके बाद की जो नींद है वो आप ज्यादा सो लें फिर भी उससे वो रिलैक्स नहीं मिलता जितना ये 9 to 12 के बीच मिलता है। तो नींद से ही हमारे कई सारे डिजीज क्योर हो सकते हैं, क्योंकि नींद मेडिटेशन का काम करती है। मेडिटेशन के टाइम हमारा माइंड का जो स्टेट ऑफ लेवल होता है वही स्टेट ऑफ लेवल नींद के वो अल्फा स्टेट में होता है। लेकिन आजकल ये मोबाइल के युग में एक तो ये मोबाइल की स्क्रीन और टीवी की स्क्रीन, इसकी जो लाइट की रोशनी आंखों के अंदर सोने से पहले जाती है तो वो अंदर से जो मैसेज जाना चाहिए कि अब आपके आंख के सामने कुछ नहीं हो, एकदम ब्लैकआउट हो, काला हो, तभी वो मेलेटोनिन सेरोटोनिन वो अपना काम करेगा, आपकी पिलियन ग्लैंड अपना काम करेगी। लेकिन हम उसको वो करने का मौका ही नहीं देते और धीरे धीरे हमारी स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाती है। और मोस्टली जो भी मेंटल हेल्थ के पेशेंट होते हैं वो अवसाद जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, उसको नींद की गोलियां खाने के अलावा एलोपैथी में उसका कोई इलाज नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। और दूसरा ये है कि व्यक्ति का शुरू से ही माइंड के अंदर नेगेटिव भरा हुआ है। कोई भी पॉजिटिव चीज है उसको वो नेगेटिव ही लेता है। कई लोगों का माइंड ऐसा होता है, तो वो भी आगे जाके एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है और मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब करता है। हर एक साइकोलॉजिकल जितने भी प्रॉब्लम है वो सब धीरे धीरे करके मेंटल डिसऑर्डर लाके फिर अल्टीमेटली एक फिजिकल डिसीज के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह हम देखें तो हमारे शरीर के लिए जो भी जरूरी है वो सबसे पहली है कि हम अपनी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए यम और नियम, जो मेंटल डिजीज वाले हैं उनके लिए यम और नियम सबसे ज्यादा जरूरी है। अष्टांग योग के ये 2 महत्व के चरण है, लेकिन हम क्या करते हैं, सिर्फ आसन करते हैं, थोड़े प्राणायाम करते हैं और थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना हो तो कर लेते हैं। बस हम कहते हैं कि हमने योगा किया, लेकिन योगा एक्चुअली लाइफस्टाइल है। योगा कोई फिजिकली या आपने 1 घंटा करके ये आपके कोई गोल को फुलफिल नहीं करने वाली है। इवन आपकी एक हेल्थ के लिए भी आपको चाहिए तो भी आपको उसको अष्टांग योग को पूरा फॉलो करना जरूरी है। आपके अंदर सोच, संतोष सबसे बड़ी चीज है। संतोष जब होता है तो व्यक्ति के अंदर एक मेंटल पीस रहती है और मेंटल पीस से ही व्यक्ति अपने अंदर की जो शांति होती है उसको जब अपने अंदर जागता है और अपने अंदर शांति को फील करता है तो फिर उसको बाहर की दुनिया में दौड़ लगा के मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं करके और चारों ओर से जो भी शोर बकोर आज के युग में हो रहा है उसकी तरफ जाने की जरूरत नहीं। व्यक्ति बाहर क्यों भागता है? क्योंकि उसको अंदर शांति नहीं मिलती, इसलिए व्यक्ति बाहर भागता है। और ये 22वीं सेंचुरी में हमने देखा कि लोग की बाहर की ओर आउटवर्ड्स ज्यादा बढ़ रहे हैं लोग। ये भी एक रीजन है कि हमारे पास मेंटल पीस नहीं है जितनी हमारे एंशिएंट टाइम के जो भी ऋषि मुनि का युग था और हमारे दादा परदादाओं का युग था उसके टाइम पे भी जितनी मेंटल पीस थी उतनी हमारे टाइम पे बिल्कुल नहीं है। तो हर एक जो डिजीज है, मेंटल है, फिजिकल है, उसके लिए योग हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक तो एक्सरसाइज से क्या होता है, जो हैप्पी हॉर्मोन्स होते हैं वो सीक्रेट होते हैं। ये हैप्पी हॉर्मोन्स फिर एक शरीर के अंदर जाके जो भी ग्लैंड है
उसको जो भी ग्लैंड्स है वहां से वो हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होते रहते हैं और पूरे शरीर को वो स्वस्थ रखने का कार्य करते हैं। और दूसरा है आसन प्राणायाम। आसन की इफेक्ट जो होती है वो हमारे एक एक शरीर के एक एक ग्लैंड के ऊपर वो दबाव डालती है, जो भी शरीर के मर्म स्थान है उसके ऊपर वो दबाव डालती है और उसके अंदर से वो हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसकी हमारी हेल्थ को अच्छी रखने के लिए जरूरत होती है। और जो व्यक्ति जनरली मेंटल हेल्थ में बीमार रहता है वो सोचता ज्यादा है, तो ये सोच को कंट्रोल में करने के लिए योग में देखा जाए तो नाड़ी शोधन से वो सब प्राणायाम से भी वो अपने कर सकता है। और फिर जो जल नेति है, सूत्र नेति है, वो सब क्रियाओं से भी वो अपने माइंड जो ज्यादा चल रहा है मानसिक शांति के लिए वो कर सकता है। और एक है कि व्यक्ति या तो पास्ट के सोच में ज्यादा डूबी हुई होती है या फिर फ्यूचर की सोच में। तो व्यक्ति कभी अपनी प्रेजेंट के अंदर नहीं रहता, इसलिए वो दुखी रहता है। अगर वो प्रेजेंट में रहे तो व्यक्ति ज्यादा खुश रहेगा। व्यक्ति को खुश रखने के लिए हम उसको प्रेजेंट में ला दे तो वो खुश रहता है। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो हम उसको उसके ब्रेन को उस तरीके से हमें एक्सरसाइज देनी पड़ती है कि वो प्रेजेंट में रहे। तो ये उसके प्राणायाम से हो सकता है। हम जब राइट नोस्ट्रल से ब्रीथिंग करते हैं तो उसकी इफेक्ट हमारे लेफ्ट ब्रेन का जो हेमिस्फीयर है उसके ऊपर होती है, और लेफ्ट से हम ब्रीथ इन करते हैं तो उसकी इफेक्ट है वो हमारे राइट हेमिस्फीयर पे होती है। 2 हेमिस्फीयर होते हैं ब्रेन के अंदर, आप जानते ही है। तो ये दोनों ब्रेन के जो हेमिस्फीयर है, हम ये ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीथिंग, अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम हम जिसे कहते हैं वो हम करते हैं। तो ये दोनों के बीच का जो संतुलन है वो बना रहता है और व्यक्ति को अपने प्रेजेंट में रहने का एक मौका मिलता है। वो थोड़ी देर के लिए होता है, जब तक ये करता है तब तक स्टार्टिंग में, और धीरे धीरे वो प्रैक्टिस बढ़ाता है तो फिर वो प्रेजेंट में ही रहता है। एक बच्चा क्यों इतना खुश होता है और बड़े होते हैं वो इतने खुश नहीं होते, क्योंकि बच्चे कभी पास्ट का सोचते नहीं, वो फ्यूचर का भी सोचते नहीं, बच्चे प्रेजेंट में ही रहते हैं, इसलिए बच्चे इतने खुश रहते हैं। जबकि हम कभी पास्ट का सोचते रहते हैं या फ्यूचर का प्लान करते रहते हैं, तो हम इसलिए इतने दुखी होते हैं। और यही मोस्ट ऑफ रीजन होता है अवसाद का या दुख का, कि हम सोचते इतना ज्यादा है। हम जितना सोचते हैं उसकी इफेक्ट हमारे ब्रेन पर एक हेवी लोड के रूप में ब्रेन उसको देखता है। ब्रेन जितना सोचता है ना उससे उसका 20% एक्चुअली हम जितना ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन का सप्लाई हमारे पूरे शरीर को मिलता है, 20% अकेला ब्रेन ही यूज कर लेता है। अगर हम सोचना ज्यादा करें तो ये जो 20% है वो उससे भी ज्यादा यूज करने लगता है। और एक रूल ये है कि हम जब खाते हैं तो क्या होता है कि ब्लड का सप्लाई हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के पर जाता है। हम जब फास्टिंग करते हैं तब हमारे पूरे, इसलिए फास्टिंग की इफेक्ट पूरे शरीर को क्लीनलीनेस के रूप में जो पॉजिटिव इफेक्ट होती है, उसका रीजन यही है कि फास्टिंग से हमारे जो ब्लड का सप्लाई है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में न जाके पूरे शरीर के अंदर घूमता रहता है, और उसकी वजह से शरीर का जो भी टॉक्सिन है वो निकल जाता है। तो हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं, ब्रेन के ऊपर इतना लोड डालते हैं। ब्रेन एक फिजिकल पार्ट है हमारे मगज का, और माइंड है वो एक जैसे मेंटल पार्ट है, एक फिजिकल है जिसको आप टच कर सकते हैं। मतलब आप उसको बोलते हैं कि ये हार्डवेयर है, ऐसा कह सकते हैं कि ये हार्डवेयर है।
और माइंड है वो मन उसको बोलते हैं, जो सोचने का काम करता है। तो आप जितना ज्यादा सोचते हैं उतना ज्यादा आप ऑक्सीजन, ब्लड सप्लाई सब उतना कंज्यूम कर लेता है, तो बाकी का शरीर धीरे धीरे फिर वीक होने लगता है और व्यक्ति बीमार हो जाता है। तो व्यक्ति जब कई प्राणायाम करता है, जैसे कि वो कुंभक करता है, कुंभक से वो कुछ देर तक अपने थॉट्स को भी कंट्रोल में कर सकता है, क्योंकि जब व्यक्ति का श्वास का सीधा संबंध हमारे मन के साथ है, तो व्यक्ति जब सांस को रोक देता है, प्राण को वो कंट्रोल में करता है, तो मन अपने आप कंट्रोल में आ जाता है। कहा है ना ये स्वामी स्वात्माराम ने हठ प्रदीपिका में, चले वाते चले चितम निश्चले निश्चलम भवेत। तो व्यक्ति जितना ज्यादा सोचता है, जितना ज्यादा लोड डालता है, उतना उसका मन ज्यादा चलता है, और वो जितना ज्यादा चलता है, 1 मिनट के अंदर हमें जितने थॉट्स आते हैं वो 20 से ज्यादा बढ़ जाए। अगर जो बीमार होते हैं उनके वो थॉट्स 1 मिनट के अंदर 60 से अबाव हो जाते हैं, तब हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति मानसिक अस्थिर है। थॉट्स सबसे कम से कम आने चाहिए, तो ही व्यक्ति स्वस्थ हो पाता है। तो कुंभक से क्या होता है? कुंभक से व्यक्ति सांस प्राण पे कंट्रोल रहता है, तो अपने आप उसके विचार पे भी कंट्रोल रहने लगता है, और विचार पे उसका कंट्रोल रहता है तो वो व्यक्ति फिर अपने शरीर पे भी कंट्रोल कर सकता है। मन से जो बीमार होता है, ऐसा कहते हैं ना, मन थी मरियो ते मरियो, गुजराती में हम लोग कहते हैं। तो मन की इतनी इफेक्ट गहरी होती है जो आपके शरीर पर इतना प्रभाव डालती है। मन के ऊपर जो भी भाव उठते हैं, हम जो भी कुछ सोचते हैं, जो भी हमारे संवेग होते हैं, वो हर एक हमारी सांस की पैटर्न में पहले तो बदलाव लाते हैं। और जैसे ये हमारे पंचकोश है, तो उसमें हमारा एक फिजिकल बॉडी है, तो हमने ये कोई एक पर्टिकुलर थिंग पे सोचा, एक नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी इमोशंस हमारे अंदर आई, तो सबसे पहले बदलाव कहाँ पे आता है? हमारी सांस पे आता है। हम खुश होते हैं तो सांस अलग होती है, हम गुस्से में होते हैं तो सांस अलग होती है, हम जब दुखी होते हैं तो सांस की पैटर्न अलग चेंज हो जाती है। और हर एक सांस की ये जो चेंज होती पैटर्न है, उसकी इफेक्ट हमारे ये मनोमय कोश के ऊपर पड़ती है। मनोमय कोश से फिर ये धीरे धीरे हमारे शरीर के ऊपर पड़ती है। तो हम ये कह सकते हैं, नहीं ऐसा ही है एक्चुअली, कि जो कोई भी डिजीज हमारे अंदर आता है वो पहले हमारे मनोमय कोश के अंदर आता है, और वो वहां पे रहता है 3-4 महीना, वो वहां पे रहता है, और वो एक नेगेटिव इमोशन, नकारात्मक संवेग के रूप में आता है। वो डर भी हो सकता है, घृणा भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, मतलब कुछ भी करके वो आया, मनोमय कोश के अंदर वो स्टोर हुआ। फिर वो 2 महीने के बाद सांस ये प्राणमय कोश के अंदर आ गया, हमारी सांस के रास्ते से वो आया। तो प्राणमय कोश में उसने अपना घर बनाया, वो वहां पे रहा, वहां पे वो 2 महीना रहता है। हमने उस पे कुछ काम नहीं किया। हम चाहे तो ये हर एक पे काम कर सकते थे, हमने वहां पे भी उसको ऐसे ही रहने दिया। तो फिर वो 2 महीने के बाद हमारे ये फिजिकल बॉडी में एक डिजीज बन के आ गया। तो ऐसे हमारे मन की हर एक जो प्रक्रिया है, हर एक जो विचार है, वो धीरे धीरे हमारे फिजिकल बॉडी के अंदर डिजीज के रूप में आ जाते हैं। तो हम देखते हैं कि हम इस पे काम करना है, कोशों के अंदर काम करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं? एक तो ये है कि हमें हम एफर्मेशन से हमारे मनोमय कोश को शुद्ध कर सकते हैं। एफर्मेशन मतलब कोई पॉजिटिव थॉट्स, हमारे जो भी नेगेटिव थॉट्स है, हम अगर उनको जानते हैं, हम
उनको हमें पता है कि हमारे अंदर ये नेगेटिव थॉट्स है और ये हमारे डिजीज का कारण बना हुआ है, तो हम उसको एक उसका ऑपोजिट पॉजिटिव कोट बना के वो कोट्स को हम दिन रात पढ़ के अपने मन के अंदर लेके अपने उस विचार की जो नेगेटिव प्रक्रिया में हमारा माइंड जा रहा है उसको हम एक पॉजिटिव वे में देख सकते हैं। इसके ऊपर एक पूरी बुक है, लुइस हेल की बुक है, यू कैन विन योर लाइफ, यू कैन हील योर लाइफ। ये बहुत मस्त बुक है। उसके अंदर हर एक डिजीज को नेगेटिव क्या इमोशंस की वजह से ये डिजीज आया और उसके लिए क्या अफर्मेशंस हमें पढ़ने चाहिए, सोचने चाहिए, बार बार रिपीट करने चाहिए, उसकी इफेक्ट भी तुरंत ही होने लगती है। 1 या 2 दिन में ही इसकी इफेक्ट होने लगती है, क्योंकि आप रूट कोज पे जाके जब काम करते हैं तो आपको तुरंत ही बेनिफिट मिलता है। और इसकी इफेक्ट ऐसे है जैसे कि एक व्यक्ति को थ्रोट में प्रॉब्लम होता है तो वो बोल नहीं पाता है। उसका रीजन ये है कि उसको लगता है कि मैं बोल रहा हूँ, कोई सुन नहीं रहा है। उसको अंदर से ये फीलिंग्स उसके अंदर स्टोर कर गई है और फिर उसको धीरे धीरे आवाज की तकलीफ होने लगती है, वॉइस वोकल कॉर्ड में कहीं कोई खामी होने लगती है, स्वर पेटी में, स्वर यंत्र में, और वो व्यक्ति का गला खराब ही रहता है। अगर वो ऐसा सोचे कि मैं बोल रहा हूँ, सब मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सब मुझे सुन रहे हैं और मैं बहुत अच्छे से बोल रहा हूँ, और ये अगर उनके अंदर पॉजिटिव एक मैसेज जाए तो वो पूरी उसकी जो सिस्टम है उसको वो इफेक्ट करके उनकी फिजिकल हेल्थ को वो क्योर कर सकता है। ऐसे हम देखें तो हमारे हर एक जो डिजीज है उसको हम रूट कॉज पकड़ के, जो मेंटल है, साइकोसोमेटिक, हमारे साथ जो भी इंसिडेंट होते हैं वो भी मोस्ट ऑफ साइकोसोमेटिक ही होते हैं। हम अभी जहाँ पे होते हैं वो हमने आगे कुछ सोचा होगा, मतलब 20-25 साल पहले, हम 5 साल पहले हम जो सोचते हैं उसकी इफेक्ट उसके 5 साल के बाद होती है। उसके हम जो सोचते हैं उसकी इफेक्ट, मतलब हम जो सोचते हैं उससे ही एक चित्र बनता है और वही धीरे धीरे आगे जाके हमारे साथ होता है। वो भी इंसिडेंट भी हमारे साथ, हर एक जो लाइफ के इंसिडेंट है वो भी हम ही पहले से क्रिएट करते हैं। मन ही करता, मन ही भोगता, ये एक सूत्र है। चलो कंटिन्यू करूं अभी सर? जी बस हो गया उस समय। ठीक है, आज का सत्र अति सराहनीय, और आज के इस महासत्र के लिए मैं श्रीमती रीता करिया जी को तहे दिल से धन्यवाद व आभार व्यक्त करता हूँ। आज का महासत्र ह्यूमन साइकोलॉजी एंड मेंटल हेल्थ, ये कहीं न कहीं रोग नहीं है, इसको रोग में हम लोग मानते हैं एक तरीके से। इसको कहीं न कहीं सोच का परिवर्तन है ये। अगर हम लोग अपनी सोच को पॉजिटिव रखें तो इस तरीके से, क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि अभी मैम ने भी बताया कि इलाज कोई होता नहीं है इसको सोच के परिवर्तन से ही, सोच के अपने अंतर्मन से, आत्मा के अंतर्मन से ही ये सब धीरे धीरे करके जो है अपने को स्वस्थ किया जा सकता है। जिस तरीके से हम समाज से अलग रहते हैं, समाज को अपने से दूर करने का प्रयास करते हैं, और जितने भी तरीके हैं तो उसका एक रिसर्च सिस्टम है। रिसर्च सिस्टम के तहत कई बुक्स हैं जो मैंने बताया कि उनको आप स्टडी करके भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। मेडिटेशन पावर योगा, अगर योगा में आप मेडिटेशन, एकांत ध्यान करते हुए परमात्मा में अपना ध्यान लगाना और इस तरीके से मतलब निगेटिविटी से दूर रहना, सबसे बड़ा इसका एक उपचार है, कह लीजिए।
तो इस तरीके बहुत अच्छा आज का महासत्र, और इस महासत्र से निश्चित है कि बहुत सारे लोगों को लाभ मिलेगा, और मैक्सिमम लोग इसको शेयर करें, और YouTube लिंक के जरिए भी इसको मैक्सिमम शेयर किया जाएगा, ताकि बहुत सारे लोगों को यह जानकारी उपलब्ध हो सके और इससे लोगों को लाभ मिल सके। आइए अब चलते हैं इस कार्यक्रम को आज विराम देने के लिए। तो सभी लोग जो है शांति पाठ करेंगे। गायत्री मंत्र का 3 बार उच्चारण होगा, उसके साथ शांति पाठ होगा। इसके लिए हम ध्यानात्मक आसन में बैठकर सभी लोग ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। तेलियों का दर्शन करेंगे और कोमलता से अपने चेहरे पर स्पर्श करेंगे और सहजता पूर्वक हम करेंगे। आज का महासत्र बहुत ही सराहनीय था, और निश्चित है आज के महासत्र से लोगों को लाभ मिलेगा भी। और मैं पुनः तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ स्कूल योगपीठ परिवार की तरफ से, और गुजारिश भी करूँगा कि आगे भी हमारे इस वेबिनार मंच पर आएँ और नए विषय के साथ या इसी विषय को और डीप में बताएं, ताकि लोगों को और अच्छे से लाभ मिल सके। तो आज के इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर विराम देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू।